नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान की कला व संस्कृति, भारतीय संविधान एवं हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम हिंदी के ग्रामर को पढ़ रहे थे। तो पूर्व में 2-3 क्लासों में हम लगभग हिंदी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम बच्चों इस कक्षा के अंदर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण से संबंधित लगभग जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है उसमें प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही बच्चों, हम व्यंजनों में उच्चारण स्थान के आधार पर भी आज ही इनका वर्गीकरण करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को उच्चारण स्थान याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को उच्चारण स्थान याद नहीं होते हैं, वे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि उनकी हमेशा के लिए समस्याएं क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आइए बच्चों, हम करते हैं शुरुआत व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन के बारे में मैं काफी आप लोगों को पूर्व में समझा चुका हूं कि व्यंजन या हल हम किन्हें कहते हैं। स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको 2 प्रश्न ये भी बताए थे, बिल्कुल सामान्य हम बातचीत कर लेते हैं। एक तो होता है व्यंजन और एक होता है व्यंजन। तो इन दोनों का भी अर्थ मैंने बताया था। व्यंजन का अर्थ तो होता है बच्चों पंखा, और व्यंजन का अर्थ होता है वर्ण या पकवान। हम कहते हैं कि शादी में विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे, तो पकवान भी होता है, और व्यंजन का अर्थ वर्ण भी, ध्वनि भी होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। जबकि व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा होता है। व्यंजन किसे कहेंगे? स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? वो बच्चों व्यंजन कहलाएगी। व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण भी हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने देखे थे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के बाद बच्चों हमने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, फिर हमने पढ़े थे ऊष्मीय व्यंजन, इसके बाद हमने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। आज इन सभी व्यंजनों को जो पूर्व में क से लेकर के क, छ, ट, त, प, ये पूरे वर्गीय व्यंजनों को हमने पढ़ लिया था। इनके अलावा बच्चों हम क्ष, त्र, घिनी तक और स्र तक, मतलब संयुक्त व्यंजनों तक हम आ चुके थे। तो हमने जितने व्यंजन पढ़े बच्चों, उनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, व्यंजनों के वर्गीकरण का 2 आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे। एक तो हम करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। ये आपको ध्यान रखना है। व्यंजनों का वर्गीकरण किन किन आधार से हम कर सकते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। सेकंड नंबर पर बच्चों हम करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से। ये आपको ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा हम करेंगे प्रयत्न के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि प्रयत्न के आधार पर हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? तो बच्चों प्रयत्न के आधार पर हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर। ये व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे प्राण वायु के आधार पर। प्रयत्न, देखो किसी भी व्यंजन को बोलने में हमें प्रयत्न करना होता है, कोशिश करना होता है। तो प्राण वायु, हमारी हवा कभी कम निकलती है, कभी ज्यादा निकलती है, तो प्राण वायु के आधार पर भी हम करेंगे। नंबर 2 बच्चों आपको ध्यान रखना है कंपन। कंपन या स्वर तंत्री भी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत सारे व्यंजन ऐसे होंगे बच्चों जिनको बोलने में कंपन होता है। और नंबर 3 हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो आपके काफी सारे बच्चों के प्रॉब्लम होती है उच्चारण के आधार पर। अब देखो, अभी आपके प्रॉब्लम आ गई उच्चारण के आधार पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई? उच्चारण के आधार पर, कि सर ने ऊपर तो लिख दिया उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक तरफ लिख दिया उच्चारण के आधार पर। क्या इनमें अंतर है क्या? हाँ बच्चों, आधुनिक वर्गीकरण को जब हम देखते हैं तो हमको इनमें अंतर पाया जाता है। तो इनको सीखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सारी की सारी बातें आप अवश्य रूप से सीख करके जाएंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पर करेंगे? हम 2 आधारों पर। पहला तो करेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा करेंगे हम प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी हम फिर 3 प्रकार से पढ़ेंगे, प्राण वायु के आधार पर, कंपन या स्वर तंत्री के आधार पर, और एक पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो प्रयत्न के आधार पर से प्राण वायु के आधार से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इससे पूर्व मैं एक बार पुनः आप लोगों को
बता देता हूं कि वर्गीय व्यंजन, यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। वर्गीय व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व में मैं बता चुका, ऐसे बच्चे जो आज ही हमारी इस क्लास से जुड़े हैं तो वह इनको याद कर ले, क्योंकि इनसे याद करते आपको कोई भी ट्रिक याद नहीं रखनी होगी। देखो क, फिर आप डायरेक्ट याद कीजिए क छ ट त प, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, क छ ट त, और ये क्या हो गया बच्चों प, क ख ग ग और ग, च छ ज झ और ए। इसके बाद बच्चों ट ठ ड ड और न। इसके बाद हम बात करें तो त थ द ध और न। और प की बात करें तो प फ भ भ और म। तो बच्चों देखो आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे हलंत हैं। व्यंजनों को हल भी आप बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनको स्वरों के सहयोग से उच्चारित किया जाता है। इनमें से स्वर निकालते ही ये खुद ही हलंत हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इनको एड्रेस करना होता है, इनका एक पता होता है कि ये ज क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ज का एड्रेस, ज का पता क्या है, तो इस च वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ग का क्या है, क वर्ग का। अगर आपसे इसका पूछ ले कि द का क्या है, तो त वर्ग का चौथा वर्ण है, त वर्ग का। इनको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, आप ऐसा ध्यान रखेंगे। और इनका एड्रेस, इनका पता क्या है, ये प वर्ग का तीसरा है, ये त वर्ग का दूसरा है, ये ट वर्ग का चौथा है। तो इनका क्या है, एड्रेस है। ये एड्रेस जब हम प्रश्न के आधार पर पढ़ेंगे तो इनके एड्रेस काफी हमें काम आएंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन, ध्यान रखेंगे आप, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बातचीत करते हैं तो आपको पता होगा ये र ल और व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बच्चों आते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन देखो, जब प्रारंभिक क्लास में मैंने आपको बताया था तो इनकी परिभाषा सहित बताया था, पहला वीडियो जरूर देखें। ऊष्मीय व्यंजन स, श और छ और है। कभी कभार परीक्षाओं में इस स से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार इन्हें दे दिया जाता है कि इनमें जो ये लगता है कर्ण, इनका जो विकर्ण लगता है ये कैसा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न के आधार पर। देखो 25 से हो गए, 8 हो गए, कुल हमारे यहाँ पर मूल रूप से 33 व्यंजन थे, 4 हम संयुक्त भी लेकर के आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इनका एड्रेस आप ध्यान रखेंगे और इनको ऐसे क्रम से आप ध्यान रखेंगे ताकि आपकी कई सारी परीक्षाओं में आप अच्छे से सही कर पाओ इनको। और क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे हार्ड टॉपिक है हिंदी का, इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक बहुत सिंपल हैं, केवल सीखना होता है। थोड़ा बहुत रटना इनमें है, तो इनमें भी हम ज़्यादा रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि समझने के बाद भूलते नहीं और रटने के बाद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न में भी सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर अब आपसे पूछ ले कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। देखो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में ज्यादा ध्वनि निकलती है और ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम ध्वनि निकलती है, कम वायु निकलती हो। कम वायु निकल को, कम को हम बोलते हैं बच्चों अल्प। क्या बोलते हैं? अल्प। तो अल्प प्राण। और सेकंड नंबर पर ज्यादा को हम बोल सकते हैं महा, तो महाप्राण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में मुख विवर से वायु बाहर निकले उनको तो क्या कहेंगे हम? अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम, और जिनमें ज्यादा निकले उनका महाप्राण। कोई टेंशन ही नहीं है, केवल समझना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार से हमने पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने अल्प प्राण और एक पढ़ा हम महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकले उन्हें तो हम क्या कहेंगे बच्चों? अल्प प्राण।
और जिनमें ज्यादा वायु बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण। इतना सा आपको ध्यान रखना है ताकि हम पढ़ लेते। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्प प्राण। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की परिभाषा तो लगभग सभी को याद हो गई, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकले क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। लेकिन अल्प प्राण व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो 1, 2 और 3 कितने वर्ण है बच्चों, इसमें 3 वर्ण है। 3 का मतलब 3 समयक विषम है, ये हमें याद करना होता है। 3 क्या है, विषम है। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का विषम वर्ण ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का विषम वर्ण ही किसमें हो जाएगा, ये बस थोड़ा सा नोटिस करना है आपको, रटना नहीं है कि इसमें 3 है, 3 क्या है, 3 विषम है। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का विषम वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। अब हम इनमें देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का विषम वर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, फिर आप देखिए नंबर 3 और फिर आप देखिए नंबर 5। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा बच्चों, अल्प प्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का, ये वर्गीय व्यंजन है, ये किसमें चल रहे हैं, वर्ग में चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। वर्गीय व्यंजन, ये कौन से व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन। तो इनका प्रत्येक वर्ग का ही पहला, मैं जैसे लिख देता हूं यहां पर ख के बाद तीसरा ग और ग के बाद 5वां ङ, ये तीनों क्या है बच्चों, ये अल्प प्राण है। इनके साथ आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये र ल व, ये प्रत्येक वर्ग का ही आएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बोले इसमें आप देख लेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो प्रत्येक वर्ग का ही पहला, तीसरा, 5वां वर्ण प्लस, ध्यान रखेंगे आप सभी अंतस्थ व्यंजन, ये र ल और व, ए र ल व, ये भी क्या है बच्चों, अल्प प्राण। ये र ल व, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका उच्चारण किनके जैसे होता है, इनका उच्चारण होता है बच्चों स्वर के जैसे। किनके जैसे होता है, स्वर के जैसे होता है। तो इनका उच्चारण स्वर के जैसे होने के कारण इनको स्वरों के साथ ही रखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनको अर्ध स्वर पूर्व वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमेशा ही स्वरों के, ये र ल व किनके साथ रहेंगे, स्वरों के साथ। अब हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ये र ल व और सभी स्वर क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। अब आगे आपके बात समझ में, क्योंकि ये र ल व ये अर्ध स्वर में भी, ये और व को हमने अर्ध स्वर में भी पढ़ा था, तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण। सत्य और असत्य में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का 1, 3, 5 वर्ण अल्प प्राण होता है, प्रत्येक स्वर ही अल्प प्राण होते हैं, ये र ल व अल्प प्राण होते हैं, स अल्प प्राण होते हैं। असत्य पूछ ले तो लास्ट वाली लाइन स अल्प प्राण होते हैं, गलत होगा। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का विषम वर्ण 1, 3, 5 ये र ल व और स्वर। अब अल्प के बाद हम देखते हैं महाप्राण। क्या देखते हैं बच्चों, महाप्राण। परिभाषा आपको फटाफट से याद हो गई होगी, बहुत सिंपल है, वही सेम परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण। 1, 3, 5 हो गए, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा। और यहाँ पर अगर हम विषम का विलोम शब्द करें तो सम वर्ण, ध्यान रखेंगे कौन से वर्ण आ जाएंगे, सम वर्ण। सम वर्ण कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा वर्ण। अब ये वाला, ये क्या है, महाप्राण, ये भी क्या है, महाप्राण, ये भी क्या है, महाप्राण, ये भी क्या है, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। मतलब प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। साथ में ही बच्चों स और ह, ये भी क्या है, महाप्राण। तो अब आप इनमें अंतर कर सकते, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होगी, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, 5 ये र ल व और स्वर। और महाप्राण कौन सा होगा, दूसरा और चौथा, 3 स और ह। तो बच्चों ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये पढ़ा है हमने प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। 2 प्रकार से, अल्प प्राण, महाप्राण, जिनमें वायु कम निकले व अल्प, जिनमें ज्यादा निकले व महा। अल्प का
ये रलव और ये रलव को अर्ध स्वर हम कहते हैं। पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो स्वर भी इनके साथ होंगे, जहां पर स्वर आ जाएंगे जहां पर ये होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। महाप्राण में दूसरा और चौथा और ये तीनों से उसमें व्यंजन वाले और है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादा कोई रटने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा नोटिस करेंगे, थोड़ा दिमाग में जोर देंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम कंपन घोष के आधार पर भी इनको पढ़ लेते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कंपन घोष या स्वर तंत्री के आधार पर। अब आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि कंपन घोष या स्वर तंत्री के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो बच्चों ये भी दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उनको भी हम अभी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो कंपन, इसको आप घोष या गूंज भी कह सकते हो, गूंज, या इसी को आप कह सकते हो स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर। और ये से आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएं कि कंपन गूंज या स्वर तंत्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं सघोष, सघोष को घोष व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, घोष के साथ, कंपन के साथ। और एक होता है बच्चों अघोष, ये सब आपको ध्यान रखना है, अघोष व्यंजन। तो काफी सारे बच्चे सघोष और घोष में अंतर नहीं कर पाते हैं। सघोष घोष के साथ जैसे सपरिवार, परिवार के साथ, सपुत्र पुत्र के साथ, सपत्नी पत्नी के साथ। उपसर्ग इसका अर्थ होता है साथ, का मतलब नहीं, घोष जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो घोष शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? घोष शब्द का अर्थ होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उनको हम क्या कहेंगे? घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। और जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। तो देख लेते हैं किन किन में कंपन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इनको आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का मैं लिख देता हूं, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। साथ में बच्चों आपको ध्यान रखना है ये र, ल, व और ह, अभी यहाँ स्पेशल ध्यान रखना है। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है समास स्वर, ये र, ल, व आते इनके साथ क्या भी आ जाएंगे? समास स्वर। ये केवल सामान्य जानकारी की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो काफी सारे हो गए, आप सोच रहे होंगे सर हम भूल जाएंगे, तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे इनकी। 3, 4, 5 यारों में, ये लव को हमने क्या कर दिया? यारों कर दिया। 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है। लव, लव तो आप सब जानते हैं, लव हो रहा है। आप सभी अपनी अपनी किताबों से, बुकों से लव करते होंगे तो सब जानते हैं। तो आप अघोष सघोष व्यंजन को, घोष व्यंजनों को कैसे भी याद कर सकते हैं। 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है, जिनका स्वर, ध्यान रखेंगे आप, जिनका स्वर घोष हो रहा है, जिनका स्वर क्या हो रहा है? घोष हो रहा है। तो अब हम इनको कैसे निकालेंगे? इनको ऐसे निकालेंगे, 3, 4, 5 यार हो गए, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। यारों में ये र लव हो रहा है, लव हो गया। और है को आप यहाँ से भी पकड़ लो या यहाँ से भी पकड़ लो, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा नौकरी लगने के लिए कि है किस में आता है। घोष व्यंजन हको बोलो है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। और बच्चों ध्यान रखेंगे समास स्वर, हिंदी के सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। अघोष व्यंजन, अब बच्चे कितने? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण प्लस स और स, तीनों से। यहाँ पर है नहीं आया, ध्यान रखेंगे आप, इसमें क्या नहीं आया?
है, क्योंकि है कहाँ पर चला गया, है घोष में चला गया। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण बच्चों साथ में आपको ध्यान रखना है, स और स, ये क्या है, अघोष व्यंजन है, ऐसा भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये थी बात कंपन के आधार पर, कंपन गूंज या स्वर तंत्र के आधार पर। आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, गूंज कंपन मतलब कंपन घोष होना, ध्यान रखेंगे आप, जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में घोष उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे सघोष या घोष व्यंजन, और जिनके उच्चारण में नहीं होगा वह क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन। या तो आप ट्रिक याद कर लो, 3 4 5 यारों में लव हो रहा है जिनका स्वर घोष हो रहा है, या फिर आप ये याद कर लो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा और तीनों सही क्या होते हैं, अघोष, बाकी जो सब बच्चे जो क्या होते हैं, खगोश या घोष व्यंजन। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, उच्चारण के आधार पर, क्योंकि बहुत से ही बढ़िया बातचीत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। काफी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके गलती हो सकते हैं। प्रयत्न आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो कि प्रयत्न के आधार पर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो बहुत बढ़िया बात आप ध्यान रखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब देखो ये उच्चारण के आधार पर बच्चों ये क्या होते हैं कि बहुत सारे पढ़ेंगे, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इनको हिंदी में उच्चारण बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उच्चारण के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। अब देखो स्पर्शी व्यंजन में हम किन किन को रख सकते हैं, क, ख, ग और घ। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे ट, ठ, ढ और ढ, फिर त, थ, ध और ध, फिर प, फ, भ और भ। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ख, ग, घ, ये पंचम वर्ण कहाँ गया। तो पंचम वर्ण बच्चों नासिके होता है और उनको हम यहाँ पर नहीं रखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उनको आप वर्गीय व्यंजन में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रयत्न विधि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कभी भी उनको स्पर्शी व्यंजनों में हम नहीं रख सकते हैं। ये 16 होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 16 हुई। बच्चों 6 वर्ग की स्पर्शी व्यंजन उन्हें कहेंगे किसी न किसी उच्चारण अवयव के स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। सेकंड नंबर पर हम बातचीत करते हैं तो स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी जिनमें स्पर्श भी होता हो और संघर्ष भी होता हो, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, स्पर्शी संघर्षी। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे स्पर्शी संघर्षी जो 6 वर्ग का हमने छोड़ा है उनको हम क्या कहते हैं, छ, ज और ज। ये छ, ज। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है, 4। और छ, ज और ज को कौन से व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ये तो है स्पर्श संघर्षी, अब हम बातचीत कर रहे हैं संघर्षी व्यंजन। तो से ये आपको ध्यान रखना है, से, स और है, ये 4, इनकी भी संख्या कितनी है, 4। ध्यान रखेंगे आप स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 16, स्पर्श संघर्षी कितने हैं, 4 और संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी ये किन के आधार पर वर्गीकरण है, उच्चारण के आधार पर। फिर इसके बाद हम बातचीत करते हैं नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर नंबर 4 पर भी मैं यहाँ से लिख देता हूँ प्रकंपित। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की अगर हम बातचीत करें तो प्रकंपित, इसको हम बोलते हैं लुंठित।
लुंठित व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित जिसमें कंपन उत्पन्न होता हो, जैसे र र र र में क्या हो रहा है, कंपन। लुंठित, लुंठित का मतलब बेलन की तरह हो जाए, हमारी जो जीव्या है वो लुढ़क जाए बेलन की तरह। जैसे बेलन में हम ऐसे करते हैं र र र, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बेलन चल रहा है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे बताया है, र को बताया है। ये भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ताड़न जात व्यंजन, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत का मतलब ऊपर, शित का मतलब नीचे गिरना, इसको हम बोलते हैं ताड़न जात व्यंजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं द्विगुणित व्यंजन या द्विगुण, दो गुणों वाले व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ढ और ढ। आप ध्यान रखेंगे इनका दो गुण हम जिसलिए कहते हैं कि इनसे हिंदी में किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, ये हमेशा ही शब्दों के बीच में आएंगे। जैसे बच्चों अगर मैं बातचीत करूं, इसकी कर लेते सड़क, तो ये बीच में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी इससे शब्द स्टार्ट नहीं होगा कि इसलिए हमने ये कर दिया, ये डकरू कर दिया, या ये हमने ये कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर आप डमरू लिखेंगे, इनसे शब्द स्टार्ट होगा तो बीच में नुक्ता नहीं आएगा। इसलिए इनको द्विगुणी अपने दो रूपों में चलते हैं, एक तो नुक्ता के साथ, एक बिना नुक्ता के साथ, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ताड़न जात, जीव्या झटके के साथ ऊपर जाती है और झटके के साथ ही नीचे आती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत का मतलब ऊपर और क्षिप्त का मतलब नीचे, जीव्या झटके से ऊपर और नीचे जाती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 2। नंबर 6 पे बच्चों आपको ध्यान रखना है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन और ल को भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ल को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है बगल, इधर इगल। जैसे ल अगर हम बोलते हैं तो ल एक दंते ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, दंते। हमारी जीव्या दांत से टकराती है, ल ऊपर के दांतों से टकरा रही है, ल, लेकिन वो क्या है कि ऐसे थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है और हवा दोनों तरफ से पत्र व दोनों तरफ से बाहर निकलती है, इसलिए ल को बच्चों क्या बोलते हैं, हम ध्यान रखेंगे ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। नंबर 7 पे बच्चों आप ध्यान रखेंगे वत्तर्ष व्यंजन। और इनकी ध्वनि की अगर हम बातचीत करें तो वत्तर्ष ध्वनि कहते हैं। वत्तर्ष का मतलब होता है मसूड़े। क्या होता है, मसूड़े। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर जीव्या डायरेक्ट कहां पर टच हो, हमारे मसूड़े पर। मसूड़े आप जानते हो जिन पर दांत टिके होते हैं, इनकी संख्या होती है ल, स और ने। लसन ध्यान रख लेंगे आप। तो ये लसन क्या है बच्चों, ये लसन जो है ये वत्तर्ष व्यंजन है। साथ में बच्चों लसन को रगड़ के खाते हैं कौन, जानवर। ज पे आप ध्यान रख लेंगे तो ल, स, न, र और ज, ये क्या है बच्चों, वत्तर्ष व्यंजन है। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे नासिक के व्यंजन। एंगणनम, नासिक के व्यंजन आप सभी जानते होंगे, ये सब क्या है, नासिक के व्यंजन है। तो ये भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अभी हम जब इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इनका आधुनिक वर्गीकरण भी करेंगे। देखो नासिक के व्यंजन में भी न आ रहा है और वत्तर्ष व्यंजन में भी न आ रहा है। और जब हम बातचीत करेंगे किसकी, दंते स्थान की, तो वहां पर भी नहीं आएगा। तो किनको सही माने, किनको प्राथमिकता दे, तो ऐसी सारी बातें हम करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद बच्चों हम उच्चारण स्थान के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण वो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब देखो आपको सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर याद करने के लिए काफी सारे बच्चे सूत्र याद करते होंगे कि अको विसर्गा नाम है कंठे, करते हो कि नहीं करते हो। और शायद काफी सारे बच्चों को याद भी हो जाते हैं। अपन को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सूत्र याद नहीं करना है, अपन को तो यहाँ पर वर्णमाला ही याद करनी है। क्या याद करनी है, वर्णमाला, क्रम से याद करनी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, वर्णमाला को क्रम से याद कर लो, आ ई उ ए ऐ, जैसे भी आते हैं वैसे ही आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके साथ मैं भी लिखूंगा
और मेरे साथ आप भी लिख ले, ताकि अगर आप एक बार इनको लिख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और रट करके इसे याद करोगे तो बच्चों आप भूल जाओगे। लिखना है, ऐसी टेबल मेरे साथ आप लोगों को बनानी है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसके बाद बच्चों आता है क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, फिर आता है प वर्ग। तो कच रट प। फिर आए अपने ये र, ल, व। फिर आए बच्चों अपने स, स और है। आपको ये याद रखने, अगर आपको ये याद हो गए तो समझो उच्चारण स्थान के आधार पर आपको सब याद हो गए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं उच्चारण स्थान, यहां पर लिख देता हूं वर्ण, और यहां पर लिख देता हूं उच्चारित ध्वनि। इनका नाम भी हम करेंगे उच्चारित ध्वनि। अब देखो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम रहा है कि जो जिस दिन पैदा होता है वैसे ही उसका नामकरण कर देते हैं। कोई काला है तो उसको हम काला कह देते हैं, कोई जैसे कोई मंगलवार के दिन पैदा हुआ तो उसको हम मंगला कह देते हैं, कोई खेत में पैदा होता है तो उसको हम खेता कह देते हैं। तो बच्चों ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कंठ। कंठ के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है तालु। कंठ हो गया बच्चों, ये तालु हो गया। फिर आएगी मूर्धा, क्या आएगी मूर्धा। मूर्धा के बाद आ रहे दांत, तो ये दंते। दंत के बाद बच्चों आपके आ रहे हैं होष्टे, तो ये वोष्ठ। और इसके अलावा कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। कंठ है। अब सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो सबसे पहले अ आ रहा है। अ और आ एक जैसा है या नहीं है, तो सबसे पहले दो वर्णों को उठाया और कहां पर लिख दिया, यहाँ पर अ और आ। बच्चों अ और आ को कहां से बोलेंगे रे, कंठ से बोलेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे व्यंजनों में पहला कौन सा आ रहा है, नंबर 1 से आएगा। सबसे पहले ये, फिर ये, तो नंबर 1 आपको करना है। क वर्गे, तो अ आ हो गया। साथ में आपको ध्यान रखना है क वर्गे। और बच्चों इसके साथ आप क्या भी ध्यान रख सकते हैं, विसर्ग है, और साथ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों कंठ से बोल रहे हैं तो ध्वनि को आप क्या कह सकते हो, कंठे कह सकते हो। जब काड़ा है तो काड़ा कह देते हैं, तो कंठ को से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी, कंठे। दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या आते हैं अ आ। व्यंजनों में सबसे पहले क्या आता है क वर्गे। और हंग ये ह, विसर्ग और ह, ये भी कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से ह आप बोल लो। अभी हम और बताऊंगा आपको, इन दोनों को आधुनिक वर्गीकरण में हम यहाँ से हटा देंगे और काकल्य ध्वनि में ले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तालु आ के बाद क्या आ रहा है बच्चों, ई। तो यहाँ पर उठा करके फटाफट लिख दो ई। इनको कहाँ से बोलेंगे, अब इनमें रटना क्या है, इनमें ये करना है आपको, क्योंकि ये तो सभी को पता है। ये याद रखना है कि सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर वोष्ठ। ये तो सभी को याद है, क्रम से जमा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर क्या आया च वर्गे, तो यहाँ पर लिख दो च वर्गे। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखो अंतस्थ व्यंजन का भी पहला और उसमें व्यंजन का भी पहला, तो यहाँ पर ये लिख दिया ए और यहाँ पर ये लिख दिया से। ये देखो पहला वर्ण इसका, इसका भी पहला वर्ण, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ऐसा कैसा लिख दो। और बच्चों इन से उच्चारित ध्वनि क्या हो जाएगी, तालव्य। मूर्धा, मूर्धा में बच्चों क वर्ग के बाद क्या आ गया, च वर्गे। च वर्ग के बाद अब क्या आएगा, ट वर्गे। ये ट वर्गे। और ट वर्ग के बाद बच्चों ध्यान रखना है, ये के बाद क्या आ रहा है र, और इधर स के बाद क्या आ रहा है स। तो यहाँ पर आप लिख देंगे र और स। और इधर से बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है री का। और ये री को भी कहाँ से बोलते हैं हम, मूर्धा से बोलते हैं। और इसे उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी, मूर्धन्य। ये क्या हो गई बच्चों, मूर्धन्य। दंती, तो देखो त वर्ग के बाद बच्चों क्या आता है रे, त वर्ग के बाद आता है बच्चों, त वर्ग के बाद क्या आता है त वर्गे। त वर्गे। और इधर से अगर हम बातचीत करें तो र और स हमने वहां लिख दिया, तो ल और स यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर आप लिखते हो ल और स।
तलस मतलब तिलस्मा महादेव को कहाँ से बोलते रे? दांतों से बोलते, दंते, त वर्ग ल और स, और इनसे उच्चारित ध्वनियां क्या हो जाएगी? दंते। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दांत नहीं होते हैं तो उनसे हम ताऊ बोले या उनसे कुछ भी हम त वर्ग का कोई भी वर्ण बुलाए तो वो नहीं बोल पाएंगे, वो मुर्दा त का करेंगे। जैसे प वर्ग का भी हम बोल देते हैं, ओष्ठ को कहाँ से बोलते हैं? प वर्ग। अगर आपके नीचे के होठ पूरी तरह काट दिए जाए तो कौन सी ध्वनि उच्चारित नहीं होगी? प वर्ग के। बच्चों ऊ और ऊ इनको भी कहाँ से बोलते हैं? प वर्ग से। ये आपको ध्यान रखना है। प वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे प वर्ग में ओष्ठ और ऊ इनको कहाँ से बोलते हैं और इनसे उच्चारित ध्वनि क्या हो जाएगी? ओष्ठ। अब हम बातचीत कर लेते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ तो ये आपको ध्यान रखना है कि व और फ जो ध्वनि है इनको क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। और इनसे उच्चारित ध्वनियों को हम क्या कह सकते हैं? दंतोष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट बात भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। ई और ए का निर्माण कैसे हुआ है? आ में क्या मिली बच्चों? ए। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। उसी प्रकार बच्चों ओ और साथ में ध्यान रखेंगे औ, इनका निर्माण कैसे हुआ मैं पूर्व में बता चुका आपको। अ और अ में क्या मिला? उ। तो अ का उच्चारण क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। ध्यान रखेंगे आप। तो इनसे उच्चारित ध्वनि क्या हो जाएगी? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगी? कंठोष्ठ हो जाएगी। अब बच्चों इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले बातचीत करते हैं काकल्य। काकल्य ध्यान रखेंगे आप। मुर्दा किसे कहते हैं ये भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो विसर्ग ध्यान रखेंगे आप, पहली प्राथमिकता देनी है विसर्ग और ह। अगर विसर्ग और ह के बारे में पूछा जाए और ऑप्शन में काकल्य हो तो हम सबसे पहले आधुनिक को प्राथमिकता देंगे, विसर्ग और ह को किस में मानेंगे? काकल्य में मानेंगे बच्चों, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके आ जाए बच्चों ल आ जाए, आपके आ जाए छ आ जाए, आपके न आ जाए। लसन और रगड़ के जानवर खाते हैं तो र और ज आ जाए। बच्चों इनमें से भी अगर कोई भी वर्ण आ जाए तो पहले प्राथमिकता अगर ऑप्शन में हो तो हमको किसका देना है? वत्तर्ष का देना है। और इनसे उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? वत्तर्ष व्यंजन कहलाएगी। बच्चों काकल्य एक कंठ होता है लेकिन कंठ से थोड़े नीचे का स्थान हम काकल्य कह सकते हैं। मुर्दा का प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि तालु के सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो तालु के सबसे ऊपर का भाग मुर्दा कहलाता है। निश्चित ही बच्चों आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। हिंदी का ये वर्गीकरण आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही बच्चों नेक्स्ट रीट के टॉपिक सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, तत्सम तद्भव है, शब्द है, वाक्य शुद्धि है, संधि है, काफी सारे प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, काफी सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी का पहला वर्ण विचार का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी पुनः मैं बता रहा हूँ, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।